नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तमाम जागरूकता और कड़े कानून के बावजूद लोग शादी के मौके को मातम में बदलने से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में कैमरामैन की मौत हो गई है। घटना समस्तीपुर में बीआरएम ऑफिस के पास अधिकारी क्लब कैंपस की है। रेलवे के अधिकारी क्लब में समस्तीपुर के मोरवा के रहने वाले रेल कर्मी रामबाबू झा के यहां बारात आई थी। शादी समारोह में पहुंचने के दौरान लड़का पक्ष की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई और जब बारात ऑफिसर्स क्लब कैंपस में पहुंची तो बारातियों के बीच ही बंदूक लेकर बारी बारी से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान विजय नाम के कैमरामैन को गोली लग गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। अब पुलिस अब तक के रिकॉर्डिंग को खंगाल कर फायरिंग करने वाले को पहचानने में लगी है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि अधिकारी क्लब है, सभी पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। दूल्हा खुद महाराष्ट्र में रेलवे में जूनियर इंजीनियर है, लेकिन शादी में फायरिंग के दौरान थोड़ी सी चूक से पूरा माहौल मातम में बदल जाता है। ये बात इन लोगों के दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? बारात लेकर आए वो क्या करते थे? ये लड़का हम ही लोग के साथ में कैमरा भी चलाता है और प्रैक्टिस करता है। तो उस समय क्या हुआ था? किसकी गोली से लगा है? वो एक बाराती पार्टी थे, उनके गोली से लगा। और फायरिंग कर रहे थे? कौन? हाँ, राइफल था। राइफल था। इनके गले में लग गया था? गले में लग गया। पहचाने कौन थे वो? हम उनका मेरे पास फोटो, कैमरा में फोटो है, उनका भी फोटो है, वीडियो क्लिप है उस समय? हाँ, वीडियो उस समय का वीडियो क्लिप नहीं है, लेकिन वीडियो क्लिप चल रहा था और दूसरे कैमरामैन के पास है। हमारे बच्चे का शादी है, बाराती पार्टी घटना हुआ, गोली चला, उसमें मर गए। बाबू साहब आपका लड़का क्या करता है? हमारा लड़का महाराष्ट्र में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करता है। रेलवे में? रेलवे में। सुनने में आया बाराती जैसे मैं यहाँ आया था ऑफिस में, ये घटना हर्ष फायरिंग के दौरान हम लोग तो घटनास्थल पर थे नहीं, सुनने के बाद हम लोग आए। कुछ बरामद भी हुआ है यहाँ से? यहाँ 2 खोखा बरामद हुआ है। तो हर्ष फायरिंग से लगातार हो रही मौत पर न्यूज 18 के भी कई सवाल हैं कि आखिर शादी में शान फायरिंग क्या जरूरी है? यह अहम सवाल है कि क्या हर्ष फायरिंग जरूरी है? क्या हर्ष फायरिंग के बिना शादी पूरी नहीं हो सकती? हर्ष फायरिंग करने वालों को कोई रोकता क्यों नहीं? ये तमाम सवाल हैं कि आखिर हर्ष फायरिंग में होने वाली मौत पर जवाब कौन देगा, किसकी जवाबदेही है? साथ ही सवाल यह भी है कि हर्ष फायरिंग करने वालों को कोई रोकता क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि शादी में मातम को आखिर न्योता क्यों दिया जाता है? क्यों इस तरह के काम किए जाते हैं कि किसी की मौत हो जाए और शादी जो कि खुशी का मौका होता है वो मातम में बदल जाए? और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बिहार में जानलेवा जश्न किस तरह से जिंदगी पर भारी पड़ा। बात हम 20 फरवरी 2019 की करते हैं, जहां पर सहरसा में शादी में हर्ष फायरिंग में डांसर की मौत हो गई थी। वहीं 3 मार्च 2019 को कैमूर में बैंजो मास्टर की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके अलावा 3 मार्च को ही सहरसा में शादी समारोह में एक युवक को गोली लग गई थी, जिससे युवक की मौत हो गई थी। 8 मार्च 2019 को भोजपुर जमुआ में हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी। 8 अप्रैल को भी आरा में इब्राहिम नगर में तिलक में फायरिंग में छात्र की मौत हो गई थी। 9 जुलाई 2019 को पटना में शाहपुर में जयमाला के दौरान गोली लगने से दूल्हे की ही मौत हो गई थी। और 25 अगस्त 2019 को बेगूसराय में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में दूल्हे के भाई की मौत हो गई थी। 22 नवंबर 2019 को हाजीपुर में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान वीडियोग्राफर की मौत हो गई।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां बारातियों से भरी जीप की ट्रक से टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को सदर अस्पताल और पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास की है। नगर थाना क्षेत्र के साबिकपुर से बारात पीरी बाजार जा रही थी। इसी दौरान लखीसराय और सूर्यगढ़ा के बीच NH 80 पर बेकाबू ट्रक ने जीप को सामने से टक्कर मार दी है, जिसमें 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में ड्राइवर समेत 2 शख्स और एक बच्चा शामिल हैं। दुर्घटना में जीप के भी परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। SDO ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा और अन्य मदद का भी भरोसा दिलाया है। ये खबर नौकरी ढूंढ रहे हर किसी के लिए जरूरी है। ये खबर हर किसी की आंखें खोलने वाली है। ये खबर आपको सतर्क करने वाली है। सरकारी नौकरी में कैसे चल रहा है माफिया राज? अभी परीक्षा आज से शुरू हो गया है। कैसे माफिया कर रहे हैं नौकरी का मोल भाव? कैसे सरकारी सिस्टम में माफिया लगा चुके हैं सेंध? जी हां, जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे और आपका भी सरकारी सिस्टम पर से भरोसा उठने लगेगा, क्योंकि बिहार में माफिया आपकी नौकरी पर सीधे सेंधमारी कर रहे हैं और पैसे के बल पर नौकरी देने की गारंटी कर रहे हैं। खबर न सिर्फ सरकार की आंखें खोलने वाली है, बल्कि आपको भी सतर्क करने वाली है। बिहार में शिक्षा माफिया बांट रहा नौकरी। 3.5 लाख में बना रहा डाटा एंट्री ऑपरेटर। बेल्ट्रॉन की बहाली में कर रहा सेंधमारी। अभ्यर्थियों को फोन पर मिल रही नौकरी की गारंटी। परीक्षा से पहले ही शुरू हुआ सेटिंग का खेल। बेल्ट्रॉन में ऊंची पहुंच की गारंटी दे रहा माफिया। न्यूज़ 18 करेगा ऐसे ही माफिया का पर्दाफाश। मामला बेल्ट्रॉन से जुड़ा है, जिसके तहत लगभग 10,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। वैकेंसी आते ही 1.25 लाख से ज्यादा छात्रों ने टैब पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया, जिसकी परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। पर हैरानी की बात तो ये है कि परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों को शिक्षा माफिया फोन कर पक्की नौकरी की गारंटी दे रहा है। कई अभ्यर्थियों के पास लगातार मोबाइल नंबर 9771755286 से फोन पर ऑफर आ रहा है। फोन कर रहा माफिया खुद को जगन्नाथ सिंह बता रहा है। काम कराने के लिए भेजिएगा तो काम का जुगाड़ है। व्यवस्था आप हम लोग जगह में आए हैं कभी ना? जी आए हैं। अच्छा, तो काम होगा। रेट बता देना, 3.5 लगेगा। पहले डॉक्यूमेंट जमा कर देना होगा, रिटर्न में नहीं लिया जाएगा पैसा जी। जो कंप्यूटर टेस्ट जब लेगा हिंदी अंग्रेजी का चाहिए जी, उस समय पैसा लगेगा 50,000 रुपया जी। 1,10,000 रजिस्ट्रेशन है। उसमें क्राइटेरिया फिक्स होगा कि इतना पॉइंट पर रिजल्ट बनेगा। तो बिना ये बात नहीं कि आपसे जुटने की बात बीमारी टाइट नियम करके अच्छा मार्क दिला दिया जाएगा, फिर मेरिट बनेगा जी। तो उस समय लग करके जिन लड़कों की बीमारी दिया जाएगा, मेरिट बढ़ा दिया जाएगा। रिटर्न का रिजल्ट निकल जाने के बाद फिर 50,000 देना पड़ेगा। 50,000 रिटर्न, 50,000 कंप्यूटर। उसके बाद मेरिट जब नीट पर रिजल्ट करेगा, देख लीजिएगा नेट पर, उसके बाद बाकी पैसा देना पड़ेगा। ये बता दे रहे हैं। जो टोटल पैसा सर कितना लगेगा? टोटल कितना लगेगा? 3.5। ऑडियो वायरल होने के बाद परेशान अभ्यर्थियों ने इस बाबत सीधे न्यूज़ 18 से शिकायत की और ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद नौकरी लगाने वाला माफिया खुद ब खुद बेनकाब हो गया। यहाँ तक कि NMCH के पास अपने आवास पर भी बुलाने को तैयार हो गया। बोले बेल्ट्रॉन में नहीं मुलाकात होगी।
बेलटोन में 12 आदमी जाकर बैठेगा, वहाँ से आपको बात करना था, हम डेरा में आइए, बात कीजिए। अच्छा, डेरा और पर जिम्मेवारी दीजिए, काम कराएंगे। हम बेलटोन के स्टाफ नहीं, हम आदमी है, मेरा काम करता। ओ तो हम नहीं, विनय जी बताइए, कोई अधिकारी है इसलिए उनका सेटिंग है। हम तो अधिकारी हैं, वही से ना काम देंगे सब। सर आप तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम तो कल कहाँ पर मिले सर आपसे? हम रहते हैं नालंदा मेडिकल के आगे, बहुत बड़ा करोड़ हाउसिंग कॉलोनी है, उसी में रहते हैं। इधर आइएगा तो हम बन जाए। अच्छा, नौकरी की गारंटी देने वाला वायरल ऑडियो और न्यूज 18 की तफ्तीश में इस बात की पुष्टि के बाद अभ्यर्थियों का तो सरकारी नौकरी से भरोसा ही उठ गया है। मैं तो यही कहूँगा, सरकार के संरक्षण में ही माफिया ये फल फूल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार से मिली भगत है और हम लोग बहुत आहत हैं, बता नहीं सकते हैं। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। बिहार में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिना माफिया के मिली भगत से सभी सीटें पहले ही बिक जाती है, तो हम जैसे गरीब छात्र कहाँ जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा 3 चरणों में ली जा रही है, यानी पहले रिटन टेस्ट लिया जा रहा है, इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, फिर वाइवा। और फोन करने वाला माफिया भी रिटन टेस्ट के लिए 50,000, कंप्यूटर टेस्ट के लिए 50,000 और फाइनल रिजल्ट के लिए कुल 3.5 लाख की मांग कर रहा है। यानी 3.5 लाख रुपया दीजिए और बेल्ट्रॉन में नौकरी हासिल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑडियो के सामने आने के बाद, न्यूज़ 18 पर खबर दिखाई जाने के बाद शायद सरकारी अधिकारी की नींद खुले और निश्चित रूप से ऐसे नौकरी लगाने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसे, ताकि प्रतिभा पलायन नहीं हो और मेरिट की हत्या भी नहीं हो सके। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सुधार के साथ ही नवादा और औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार के मौजूदा और पूर्व शिक्षा मंत्री ने कुशवाहा के अनशन को अवैध और हास्यास्पद बताया है। शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर पटना में मंगलवार से आमरण अनशन पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन वे अपने मुद्दे को लेकर अनशन पर डटे हैं। कुशवाहा का आरोप है कि नीतीश सरकार औरंगाबाद और नवादा में केंद्रीय विद्यालय के लिए जानबूझकर जमीन नहीं दे रही है, जिस पर बिहार सरकार के 2 मंत्री अशोक चौधरी और कृष्ण नंदन वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुशवाहा के अनशन पर सवाल उठा दिए। पॉलिटिकल जो स्पेस को क्रिएट करने के लिए उन्होंने अनशन किया है। उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि नवादा में और औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय बन जाए। अगर इनकी यही इंटेंशन रहता तो राज्य सरकार की जो पत्र जो पहले दिए हुए थे उस पर निश्चित रूप से वो विचार करते। उनको बुद्धि दे और वो अपने निर्णय पर विचार करें और सही दिशा में चलने की बात सोचें। अभी जो उनका रास्ता है ये आंदोलन का, ये सही नहीं है। मौजूदा और पूर्व शिक्षा मंत्री के आरोपों पर कुशवाहा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और केंद्रीय विद्यालय को लेकर 2017 में केंद्र को भेजे गए पत्र को देख लेने की नसीहत दे डाली। उनका कहना है कि 2007 में ही कोई डिसीजन हुआ जिसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय को जमीन नहीं देनी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सरासर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप। 2017 का लेटर निकालिए, हमारे पास पत्र है। 2017 में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने पत्र लिखा है भारत सरकार के शिक्षा विभाग में, जिस पत्र की कॉपी है। इन सबके बीच बिना अनुमति अनशन के सवालों पर कुशवाहा ने सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे डाली। बिल्कुल लीगल है हमारा, हमने परमिशन लिया है और परमिशन के आधार पर हम यहाँ हैं, कोई उसमें इलीगल नहीं है। लेकिन अगर उनको इलीगल लगता है तो सरकार है, पुलिस उनके पास है, मुकदमा करें ना, इसमें विलम्ब क्यों किए हुए हैं। मुकदमा करें, जेल जाना हो ले जाओ, कोर्ट में अपनी बात कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक औरंगाबाद के देवकुंड में एक महंत 10 एकड़ जमीन देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार को उसे भी हस्तांतरित करने में आपत्ति है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन बिगड़ती तबियत के बीच कुशवाहा ने भी ठान लिया है कि सरकार के मानने तक वे आमरण अनशन पर रहेंगे और जनता के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना है जिद पर अड़े दोनों पक्षों में कौन झुकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
गुरुवार को रांची में न्यूज 18 की ओर से एजेंडा झारखंड का मंच सजा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल हुए। न्यूज 18 के मंच से अमित शाह ने झारखंड के साथ साथ देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चुनाव बाद भी आजसू के साथ आने के संकेत दिए। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 का जब रांची में एजेंडा झारखंड का मंच सजा, तो झारखंड से बाहर के भी कई गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने, जिसमें राम मंदिर के मुद्दे को अब तक लटकाए रखने के लिए अमित शाह ने सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर पर जो फैसला आया है उसको अब बीजेपी भुनाएगी पॉलिटिकली? बुनाने का सवाल नहीं है। देखिए, देश की जनता की इच्छा थी, सालों से इच्छा थी कि केस जल्दी चले और भव्य मंदिर जन्मभूमि पर श्री राम का बने। ये देश की जनता की इच्छा थी। जो कुछ हुआ है वो वस्तु स्थिति का चित्रण मैंने जनता के सामने करा है। और अब तक क्यों फैसला नहीं आता था? तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि ये केस चले। राम मंदिर से बात आगे चली तो एनआरसी पर भी चर्चा हुई और एनआरसी के खिलाफ आंख दिखा रहे नेताओं और पार्टियों के अमित शाह ने खूब क्लास ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि किसी हाल में मैं एनआरसी को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, चाहे केंद्र कुछ भी कर ले। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप देश के गृह मंत्री हैं। एनआरसी बंगाल में भी होगा। जहां तक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का सवाल है, दुनिया में ऐसे कितने देश हैं अमीश भाई कि जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है? शायद ही कोई देश। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का कांटा निकलने के बाद घाटी भले ही शांत है, लेकिन विपक्ष इस पर अशांत है, जिस पर अमित शाह ने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और पूछा कि मारे गए 40,000 लोगों के मानवाधिकार का हिसाब कौन देगा। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन जो संगठन है, खासतौर पर ह्यूमन राइट्स संगठन, वो कह रहे हैं कि स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है। क्या बेहतर नहीं? वहां पर इंटरनेट की सेवाएं नहीं हैं। ठीक है। वहां के नेता अभी तक नजरबंद हैं। 2, तीसरा यही 2। हजारों लोग मारे जाते थे। 90 से लेकर आज तक 40,000 लोग मारे गए। इंटरनेट बंद होना और 40,000 लोगों की मृत्यु की कोई तुलना है क्या? कहां जी रहे हम? 40,000 लोग मारे गए, कौन हिसाब देगा इसका? किसकी जिम्मेदारी? अब तक कोई नहीं बोला। गांधी परिवार की सुरक्षा हटाए जाने पर मचे बवाल पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस और विपक्ष को आईना दिखा दिया। अब एसपीजी की मैं बात करता हूं। गांधी परिवार से एसपीजी हटाकर Z+ सुरक्षा दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार की सुरक्षा को ताक पे रख दिया है। देखिए, इस देश में जिस प्रक्रिया के तहत श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की सिक्योरिटी हटाई गई, उसी प्रक्रिया के तहत नरसिम्हा राव जी की हटाई गई। वो भी कांग्रेसी नेता थे, कोई कांग्रेसी नहीं बोला। देवगौड़ा जी की हटाई गई, कोई नहीं बोला। इंदर कुमार गुजराल की हटा दी गई, कोई नहीं बोला। न्यूज 18 के मंच एजेंडा झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंचे। मौसम चुनाव का है तो सीएम से राजनीतिक सवाल भी हुए, जिसमें रघुवर दास ने चुनाव में आजसू के साथ गठबंधन नहीं होने पर अफसोस जताया, लेकिन चुनाव बाद नौबत आई तो आजसू को साथ लेने के भी संकेत दे दिए। इसी एजेंडा झारखंड का जो शुरुआती सत्र था, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने ये कहा कि हम आजसू को फिर से अपने साथ जोड़ेंगे पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद, कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो बनाएंगे लेकिन आजसू को फिर अपने साथ लेकर आएंगे। क्या यह कहीं ना कहीं मन में ये एक आशंका है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से हरियाणा में नौबत आई, ऐसे में जो अब की बार 65 पार का जो नारा आप लगातार दे रहे हैं, शायद उसमें कहीं कोई कमी रह जाएगी, इसलिए आजसू पे अभी से डोरे डाले जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं। आज भी आप केंद्र में सरकार देखिए, 2019 में
देश की करोड़ों जनता ने 303 भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। फिर भी एलआई पार्टनर को माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंत्री बनाया है। 2014 में भी देखिए एलआई पार्टनर को हमारी केंद्र की सरकार ने एलआई पार्टनर बनाया। तो गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं, हम किसी को अछूत नहीं मानते हैं राजनीति में। यानी आजसू को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए आप तैयार हैं? मैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किसी को अछूत नहीं मानती। एजेंडा झारखंड के मंच से और भी कई ज्वलंत मुद्दों पर झारखंड के कई बड़े नेताओं ने अपनी राय रखी और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज देने की मांग की गई है। जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने बिहार विधान परिषद में इसकी मांग उठाई है। दरअसल जलवायु परिवर्तन को लेकर परिषद में आज विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा के दौरान जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने नीतीश कुमार के लिए कसीदे पढ़े और नोबेल प्राइज देने तक की मांग की। नीतीश कुमार ने एक तारीखी काम किया, बहुत हिस्टोरिकल बात है ये कि ज्वाइंट सेशन 8 घंटे चला यहाँ पे और फिर मिशन के तौर पे क्लाइमेट चेंज को एक मिशन बनाया गया। बिहार में 12 करोड़ लोग लगे हुए हैं इस मिशन को सक्सेस करने के लिए। तो मैंने हाउस में ये बात कही कि जब अल्बर्ट गोरे जूनियर को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है उनके काम की वजह से, तो अगर हाउस नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार करे, हाउस नॉमिनेट करे, तो इससे मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर कि देखिए बिहार जैसा स्टेट अगर क्लाइमेट पे काम कर रहा है जिसको दुनिया फेस कर रही है, तो दुनिया के और स्टेट भी इस पे काम करना शुरू करेंगे। परिवर्तन पर जो उनका जो काम शुरुआत हुआ 8 घंटे का विधानमंडल में आज विशेष उस पर बात हुई। इन सारी बातों को देखते हुए कि इतना इम्पोर्टेंट चीज है, यदि किसी को मिल सकता है तो माननीय नीतीश कुमार को भी नोबेल पुरस्कार मिले, यही बात हमने बताया। हमने कह दिया है तो सदन में सभापति करेंगे कि उसको क्या प्रस्ताव के रूप में लाएंगे, या हमने अपना प्रस्ताव रख दिया था। देखिए सीधी सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री ने जी ने जितना अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, जिस तरह से सत्र हुआ है उस तरह से यदि किसी सदस्य की भावना है तो उस भावना के साथ यहाँ लोग थे, तो इसलिए निश्चित तौर पे सम्मानित होना चाहिए। इतनी बड़ी उपलब्धि की है सरकार ने, अब आप उसको नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, अपने आप में हास्यास्पद है। वो नीतीश जी के लिए कुछ भी मांग करे, वो पार्टी के एमएलसी हैं, वो अलग बात है, लेकिन बिहार में प्रदूषण और जल जीवन जो खराब हुआ है उसके लिए सरकार और नीतीश कुमार जी की नीतियां जिम्मेदार हैं। और बिहार विधानमंडल का 5 दिनों का सत्र हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने सदन में बहस की बजाय बाहर प्रदर्शन किया। वहीं सरकार ने कई विधेयकों को पास करा लिया। आज राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टॉल के माध्यम से पार्टियां स्थगित की जा रही। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। 22 नवंबर से 28 दिसंबर तक हर दिन हंगामा हुआ। 22 नवंबर को जेएनयू के मुद्दे पर हंगामा हुआ, तो सत्र के दूसरे दिन 25 नवंबर को शिक्षकों के वेतन और प्रदूषण का मुद्दा उठा। 26 नवंबर को विपक्ष ने एनआरसी का मुद्दा उठाया। वहीं चौथे दिन लॉ एंड ऑर्डर और राज्य में शराब की बिक्री के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया, जबकि आखिरी दिन विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। जो प्रश्नकाल है उसको बाधित किया गया है। प्रश्नकाल के माध्यम से माननीय सदस्य जनता और राज्य की ज्वलंत समस्या को उठाते हैं, इससे वो वंचित रह गए। हालांकि हंगामे के बीच ही कई विधेयक सदन पटल पर रखे गए। 7 विधेयक सदन पटल पर रखे गए। वहीं विनियोग व्यय विधेयक, माल और सेवा कर सहित कई विधेयक पास किए गए। वहीं विपक्ष ने सरकार पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगाया। लोगों ने तो सुचारू रूप से चलाना चाहते थे, लेकिन इतना जलवंत मुद्दा जिसको हम लोगों का सघन माध्यम से लाना चाहा, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम लोगों ने ये मैसेज दिया आम जनता को कि ये जो जलवंत मसले हैं, इन मसलों पर सरकार उदासीन है। सरकार नहीं चाहती है कि इस पर बहस हो। सत्र जितना छोटा था उतना ही हंगामेदार भी रहा। विधेयक भले ही पास हो गए हों, लेकिन सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई और विपक्षी सदस्य प्रदर्शन कर विरोध की खानापूर्ति करते नजर आए। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को राहत मिली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आनंद कुमार के खिलाफ
4 छात्रों की जनहित याचिका पर कार्रवाई बंद करने का आदेश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आनंद कुमार ने सुपर 30 में दाखिला दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की। अदालत ने याचिकाकर्ता IIT गुवाहाटी के चारों छात्रों को उस अदालत में याचिका दायर करने की अनुमति दी जिसके अधिकार में पटना आता है। अदालत ने इसके बाद याचिका वापस लिया हुआ मानकर मामले को बंद करने का आदेश दिया। फाइनली PIL यहाँ से डिसमिस हुआ, उन लोगों ने विड्रॉ किया। मुझे इस बात का दुख है कि आज तक मैंने न गुवाहाटी से, न असम से, भारत सरकार से और न ही किसी राज्य सरकार या प्राइवेट एजेंसी से पैसा लिया। खुद मेहनत करके मैं अपना कमा के 30 बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसके बाद भी कई साजिश करता, पटना में मुझे परेशान करते, पटना में कई केस किया, फर्जी केस किया फेसबुक के लिए हमारे सहयोगी पर, फाइनली वो फर्जी घोषित हुआ। फिर उसके बाद हमारे भाई पर, प्रणव कुमार पर पिछले 22 दिसंबर को हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया। इस तरह से परेशानियां आज मुझे 4 अंगरक्षक दिए हुए बिहार गवर्नमेंट इतना थ्रेट है। और फाइनली यहाँ ये लोगों ने मुझ पर केस किया। ये बिहार के लोगों का ही प्रोजेक्टेड था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सही ढंग से न्याय मिला और फाइनली यहाँ से वो लोगों ने विड्रॉ किया, केस डिसमिस हो गया। मैं न्यायालय का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से